मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उस अंतर्राष्ट्रीय खबर की जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। आपने भी सुना होगा मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आई कि जून माह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके स्टाफ के लोगों ने तालिबान से मुलाकातें की, बैठक की। इस खबर की पुष्टि कतर के अधिकारियों द्वारा भी की गई और तब से ही ये काफ़ी चर्चा का विषय है कि भारत को इस तरह के कदम उठाने चाहिए या नहीं। कुछ लोग इसे अपने दीर्घकालीन स्टैंड में बदलाव की तरह देखते हैं और कुछ इसे वक्त की ज़रूरत बता रहे हैं। अफ़गानिस्तान और भारत के संबंधों के मध्य तालिबान की भूमिका को देखने से पहले हम तालिबान के संक्षिप्त इतिहास पर नज़र डालें। तालिबान का उदय अफ़गान जिहाद जो यूएसएसआर तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ हुआ था उससे आरंभ होता है। उस युद्ध में विशेषकर अमेरिका की फंडिंग से पाकिस्तान, मुख्यतः पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके के मदरसों में छात्रों को उकसाया गया, प्रेरित किया गया जिहाद के लिए कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर के विरुद्ध जिहाद के लिए। इसमें तालिबान के मदरसे अधिक थे, देवबंदी विचारधारा के, और कुछ अफ़गान इलाकों के पख्तून क्षेत्रों के मदरसे। उनसे ही निकले हुए लोग थे जो अफ़गान जिहाद में हिस्सा लिए। सोवियत संघ के अफ़गानिस्तान छोड़ने उसके पतन के पश्चात ये इनकी शक्ति यथावत बनी रही और यह परिदृश्य में बने रहे। कालांतर में इन्होंने काबुल की कमज़ोर सरकारों के दौर में अपनी शक्ति और बढ़ाई और काबुल पर कब्जा कर लिया। 1996 से 2001 तक इनकी विधिवत सरकार थी। हालांकि उसे विश्व समुदाय ने मान्यता नहीं दी। केवल 3 देशों ने, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने उनको मान्यता दी थी। भारत भी उनके साथ था विश्व समुदाय के, और भारत ने भी इसे एक वैध सरकार नहीं माना। तालिबान और भारत के संबंध मुख्यतः कभी अच्छे नहीं रहे। प्रथमतः तो संबंध थे ही नहीं। आपको याद होगा 1999 में भारतीय विमान जब हाईजैक हुआ था तो उसे तालिबान ने कंधार में ही उतरने की अनुमति दी थी और वहीं वार्ताएं हुई, लेकिन उन वार्ताओं में तालिबान का झुकाव स्पष्ट रूप से अलगाववादी, आतंकवादी, उन चरमपंथियों की ओर था जिन्होंने विमान का अपहरण किया था। अब मौजूदा दौर देखें, हमारी चिंताएं हैं क्या तालिबान को लेकर और अफ़गानिस्तान को लेकर। कई लोगों ने इसे भारतीय निवेश को बचाने की कोशिश के तौर पे देखा है। मैं इसे नहीं मानता। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी समस्या हमारी जो है वह सुरक्षा परिदृश्य को लेकर है। सिक्योरिटी इशू सबसे बड़ा इशू है जो कि एक व्यापक विचारधारा है। जब हम सिक्योरिटी देखते हैं तो इसे हम चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में देखते हैं। ऐसा माना जाता रहा है और ऐसा रहा भी है कि पाकिस्तान का तालिबान पे प्रभाव बहुत अधिक रहा है। एक तो तालिबान पाकिस्तान के ही मुख्यतः मदरसों से निकले हुए लोग हैं और तालिबान एक संगठित फौज नहीं है, एक संगठित संगठन नहीं है। यह एक विचारधारा, इस्लाम की चरमपंथी विचारधारा पे काम करने वाले लोगों, छोटे छोटे समूहों की एक संस्था है जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए या कॉमन कंसेंसस इस्लाम की रूढ़िवादी विचारधारा के चलते एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो तालिबान के कुछ प्रमुख धड़ों पे पाकिस्तान का प्रभाव रहा है। अतीत में इसका दंश हमें भोगना पड़ा जब तालिबान सत्ता में थे। कश्मीर में चरमपंथ को उन्होंने सक्रिय किया और हमें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। अगर दोबारा तालिबान सत्ता में आते हैं, जैसे कि आजकल खबरें हैं कि अफ़गानिस्तान के लगभग 419 ज़िलों में से 90 से 100 ज़िले ऐसे हैं जो उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ चुके हैं। लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं और काबुल की सरकार
अपने को असहाय महसूस कर रही है अमेरिका के जाने के बाद से, क्योंकि अमेरिका बड़ी ही भागम भाग की स्थिति में है, जल्दी समेटने की स्थिति में है। उन्होंने न तो काबुल की सरकार, अब्दुल गनी की सरकार और तालिबान के मध्य कोई सत्ता के साझेदारी का कोई समझौता उन्होंने प्रस्तुत किया, न करवा पाए, और न ही अफ़गान सरकार कैसे सुरक्षित रहेगी इसका कोई उपाय किया। वो केवल अपने जाने की तैयारी में। ऐसे में तालिबान की शक्ति लगातार बढ़ रही है और हर देश तालिबान के साथ संबंधों को लेके उत्सुक है, एक नई विज़न के साथ देख रहा है, क्योंकि सबकी अपनी समस्याएं हैं। चीन की समस्या पूरी ईस्ट तुर्किस्तान के इस्लामी संघर्ष को लेकर है। रूस की समस्या दक्षिणी रूस के मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर है। इसमें चेचन्या को लेकर आप जानते हैं भीषण रक्त रंजित संघर्ष भी हो चुका है। ऐसा ही मध्य एशियाई जो इस्लामी रियासतें हैं उनके साथ है। वो सभी को ये लगता है कि तालिबान के सुदृढ़ होने से इस क्षेत्र में चरमपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत यदि तालिबान के साथ संबंध सामान्य नहीं करता है तो पुनः पाकिस्तान द्वारा तालिबान को प्रभावित किए जाने का खतरा है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी में तो चीन का प्रभाव। चीन अब्दुल गनी की वर्तमान काबुल सरकार के साथ उसके संबंध विशेष नहीं रहे हैं। वो कोशिश तो करता रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी उसे शामिल करने की, लेकिन तालिबान के साथ पिछले कुछ दिनों से रूस के माध्यम से उसके संबंध बड़े अच्छे बनते रहे हैं। और अगर तालिबान को चीन की मदद मिलती है या चीन तालिबान के मदद से अफ़गानिस्तान में अपने पैर जमाता है तो भारत के लिए परेशानी का एक और केंद्र बनेगा। ये तो दो सिक्योरिटी से संबंधित इशूज हैं। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो है कश्मीर का। कश्मीर में चरमपंथ फिर से सक्रिय हो सकता है अगर तालिबान से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि तालिबान का आना अवश्यंभावी लग रहा है। हालांकि अफ़गानिस्तान ऐसा माना जा रहा है कि सिविल वार की तरफ जा रहा है, क्योंकि काबुल की वर्तमान अब्दुल गनी सरकार और अब्दुल्ला के समर्थक बिल्कुल ही तालिबान को मान्यता देने के या उनके साथ कोई वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ये बता रही है कि तालिबान शायद देर सवेर का अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जो कि नहीं कर रहा है, तो वो टेक ओवर कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में सिक्योरिटी सबसे बड़ी समस्या है भारत के लिए। सिक्योरिटी पैराडाइम में ही इन संबंधों को देखा जाना चाहिए। दूसरी जो बात है वो है भारत ने तालिबान के पतन के पश्चात जो नया सेटअप आया अफ़गानिस्तान में, उसमें भारी मात्रा में निवेश किया है, उनको सहायता दी है। वहाँ लगभग 300 के आसपास 146 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बाकी प्रोजेक्ट पे आंशिक काम या पाइपलाइन में यूँ समझिए कि हैं लगभग 300 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि रफली 3 से 5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है भारत। और तमाम सहायता को अगर जोड़ दें तो 8 से 9 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत का है, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसे बचाने के लिए, उसका भविष्य क्या होगा यह तय करने के लिए भारत को अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ एक संबंध, एक समझ विकसित ही करनी होगी। इसके अलावा हमारे भारतीय हैं, तमाम इंजीनियर और क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, वो माना जा रहा है कि 1700 से 1800 लोग ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान में, उनकी सुरक्षा की भी एक बड़ा मुद्दा है। अतीत में हम देख चुके हैं कि तालिबान ने उनका अपहरण किया तमाम भारतीयों का, और उनके साथ परेशानियां न पेश आएँ, इसके लिए भी भारत को देखना पड़ेगा कि तालिबान से एक संबंध विकसित कैसे हों। ये तो हुई इन संबंधों की बात। अब एक मुद्दा ये भी है कि क्या यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे उचित हैं और एथिकल हैं या नहीं, एथिक्स के हिसाब से। तो मित्रों, एथिक्स कोई
को आप देख रहे हैं, अमेरिका ने भी तालिबान से बात की। पहले वो गुड तालिबान कहते रहे कि हम तालिबान में भी जो अच्छे तालिबान हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि कोई बैड तालिबान रहा ही नहीं। जितने तालिबान थे सब अमेरिका की नज़र में गुड हो गए। और माइक पोम्पियो ने तो मुल्ला बिरादर के साथ फ़ोटो तक खिंचवाने में कोई परहेज़ नहीं किया। तो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ज़रूरतों के हिसाब से, समय के हिसाब से परिवर्तित हो रही है। सारे लोग, सारी बड़ी ताकतें, सबने तालिबान को लेजिटिमाइज़ किया है। और ऐसे में अगर हम अपने पुराने स्टैंड पे कायम रहें तो शायद हम अपने राष्ट्रीय हितों से चूक जाएंगे। इसलिए मेरी दृष्टि में ये अगर ऐसे समझौते होते हैं, तालिबान के साथ समझ बनती है। और तालिबान को भी वर्तमान में इसकी ज़रूरत है। तालिबान के प्रवक्ता ने खुद ही मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भारत जैसे देशों का हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि अब उन्हें भी एक व्यापक आधार चाहिए क्षेत्र में। अगर स्थायी रूप से उन्हें शासन करना है या प्रासंगिक बने रहना है, तो ऐसे में यदि भारत और तालिबान के मध्य कोई संबंध स्थापित होता है, समझ विकसित होती है, बनती है, तो शायद अफ़गानिस्तान में तालिबान पर भारत की सोच भी कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखा सके और तालिबान के नवनिर्माण में और परिवर्तन में हम सहभागी हो सकें। तो इसलिए मेरी दृष्टि में यह उचित निर्णय है। मित्रों, ये अंक आपको कैसा लगा अवश्य हमें बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर हम अगले अंक में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।